हाँ, तो हम आज करेंगे कॉस्ट, जो उस दिन कर रहे थे। और इसमें हमने 4-5 क्वेश्चन करे थे। डिस्कस करते हैं ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट क्या था। ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट वो सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन करता है, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। वो कैलकुलेट करता है कॉस्ट, और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। और कैसे कैलकुलेट करता है अपना प्रॉफिट, डिसाइड कैसे करता है प्राइस अपना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे डिसाइड करता है। फोकस करता है कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कंट्रोल पे, कॉस्ट सेविंग और कॉस्ट कंट्रोल पे। और टीसीएम अपना प्राइस नहीं डिसाइड कर सकती। नॉट डेज बिजनेस चेंज हो चुका है, और जो बायर डिसाइड करते हैं प्राइस कैसे। टेक्निक तो टीसीएम की हम टेक्निक अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पे फोकस करते हैं टीसीएम, वो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब हम प्राइस तो डिसाइड कर नहीं सकते, प्राइस डिसाइड कौन कर रहा है, बायर कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे टीसीएम लगा ही नहीं सकते। और हमें एससीएम लगाना चाहिए। ये टीसीएम सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर पे फोकस करता है, एससीएम दोनों नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे फोकस करता है। और एग्जांपल देखिए था हमने कि कंपनी अगर प्रोडक्ट सेल कर रही है, उसको लॉस हो रहा है, तो वो टीकेएम क्या करेगा, टीकेएम क्या करेगा। फिर हमने सेकंड क्वेश्चन देखा था टीसीएम, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या है। लिमिटेशन क्या है, वो सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर देखता है, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर को मतलब कि एक्सटर्नल फैक्टर को इग्नोर कर देता है। सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है, कॉस्ट कंट्रोल पे फोकस नहीं करता है। कॉस्ट रिडक्शन पे एक्सटर्नल पे फोकस नहीं करता। एक्सटर्नल पे फोकस कर तो उसे कंपटीशन मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, जैसे इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल पे देखेगा तो उसे कंपटीशन मिलेगा मार्केट में, और गवर्नमेंट की पॉलिसी जो चल रही है। इग्नोर कर देता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। और फिर तीसरा क्या देखा था हमने देखा था ये कॉस्ट रिडक्शन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर पे फोकस नहीं करता, सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर पे करता। डायनेमिक को इग्नोर कर देता है, ये रिएक्टिव है। लिमिटेड फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन पे लिमिटेड फोकस करता है। नॉट इज कस्टमर, नाउ इज दिन मॉडर्न फोकस ऑन क्वालिटी प्रोडक्ट। सो फोकसिंग ऑन कॉस्ट, लोग अब क्या कर रहे हैं, क्वालिटी पे फोकस कर रहे हैं। अब कॉस्ट देखेंगे तो कॉस्ट की वजह से क्या क्वालिटी कम हो जाती है। और ये लिमिटेड फोकस ऑन इम्प्रोवाइजेशन रखता है। और इट हैज़ शॉर्ट टर्म आउटलुक, इसकी शॉर्ट टर्म आउटलुक है। फोकस करता है कॉस्ट सेविंग पे। और रिएक्टिव अप्रोच कैसे है, ये रिएक्टिव अप्रोच है टू कॉस्ट मैनेजमेंट। एग्जांपल इज सजेस्ट रिपेयरिंग ऑफ मशीन ओनली व्हेन इट ब्रेक डाउन। जब मशीनरी ब्रेक डाउन होती है तभी ये फोकस करता है उस पर। तो फिर से देखते हैं, एक्सटर्नल पे फोकस नहीं करता, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे, कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है, ठीक है। रिएक्टिव अप्रोच है और कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। एक्सेसिव फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन, डायनेमिक मार्केट को इग्नोर कर देता है। और इम्प्रोवाइजेशन पे फोकस नहीं करता, क्योंकि आजकल लोग क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हैं, कॉस्ट रिडक्शन से इम्प्रोवाइजेशन नहीं होगा। और ये लास्ट है हमारा रिएक्टिव अप्रोच, शॉर्ट टर्म आउटलुक है। ऑलवेज फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग, ठीक है, शॉर्ट टर्म। अब स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम दूसरे पे आ गए। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हम टेक्निक्स लगाते हैं, इसमें कॉस्ट की टेक्निक लगाते हैं, जिससे हमारी कंपनीज का जो पोजीशन होती है वो इम्प्रूव हो जाती है। जैसे एक स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में आता है हमारा कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी और डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। इससे कॉस्ट कंट्रोल होता है, और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन इसका फोकस नहीं होता, कॉस्ट कंट्रोल करता है, ठीक है। एग्जांपल में एक्टिविटीज़ ये होगी, सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमें मिलता है जब कंपनी का इम्प्रूव होगा, तो सस्टेनेबल टू गेन करेगी क्या, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थ्रू कैसे, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ एक्शंस जो मैनेजर लेते हैं इंक्रीज़ करने के लिए कंपनी की परफॉर्मेंस। और एडवाइस करना है। टीसीएम और टीकेएम हमने दो सिचुएशन देखी थी कि भैया टीसीएम कहाँ पे लगेगा और टीकेएम कहाँ पे लगेगा। टीसीएम क्या बोलता है, अगर कोई, जैसे एग्जांपल देखा था हमने कि अगर कोई कंपनी लॉस कर रही है, कोई ब्रांच लॉस कर रही है,
तो उसे बंद कर देना चाहिए और या तो नहीं बंद करना चाहिए। तो TCM कहता है भैया अगर कॉस्ट लॉस हो रहा है तो बंद कर दो। TQM कहता है तो SCM कहता है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, भैया सिर्फ कॉस्ट मत देखो, उसके नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी देखो। उससे अगर ब्रांड इमेज ख़राब हो रही है, अगर दूसरे ब्रांचेस पे क्या हो रहा है, रश ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसे चलाते रहो और देखो कि उससे नेट बेनिफिट क्या हो रहा है। अगर बंद कर देंगे अगर नहीं चलाएंगे तो। ऐसी 2 एग्जांपल देखे थे हमने। हमारे 4 स्टेजेस थे। किस स्टेजेस थे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट सबसे हमें प्लान बनाना होता है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करना होता है। नॉर्मली ऐसे बता रहा हूँ, प्लान बनाना होता है, फिर इम्प्लीमेंट करना होता है, फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद कम्युनिकेट करना होता है और फिर उस पर हमें कंट्रोल करना होता है। ठीक है, इसमें फॉर्मुलेट करनी स्ट्रैटेजी, फिर प्लान बनाना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, कम्युनिकेट करना दी स्ट्रैटेजी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले प्लान बनाना, फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजी, फिर उसे कम्युनिकेट करना थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर प्लान बना लिया, कम्युनिकेट कर दिया, अब प्लान बना लिया, कम्युनिकेट कर दिया, अब प्लान बना के कम्युनिकेट करी, फिर डेवलप करना है टैक्टिक्स स्मॉल एक्शन प्लान टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी। स्मॉल एक्शन प्लान बनाएंगे तभी तो स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करेंगे, राइट। अटेंशन, और फिर डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंट करना है कंट्रोल टू मॉनिटर सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या करना है, फिर डेवलप करना है कंट्रोल टू मॉनिटर द सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी। क्या करना है, डेवलप करना है टू मॉनिटर द सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी। फिर से एक बार और इस बार देखना नहीं। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करना है, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के बाद कम्युनिकेट करनी है स्ट्रैटेजी टू ऑर्गेनाइजेशन में, थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमें टैक्टिक्स बनाने हैं जिससे हम क्या कर सके, स्ट्रैटेजीज़ को इम्प्लीमेंट कर सके स्ट्रैटेजीज़ को। फिर जब इम्प्लीमेंट हो जाएगी तो हम उसको कंट्रोल करेंगे टू अचीव करने के लिए गोल, टू मॉनिटर सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी। डेवलप और इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल। डेवलप क्या करेंगे, डेवलप एंड इम्प्लीमेंट करेंगे कंट्रोल को डेवलप्ड और इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम मॉनिटर कर सकें सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजी। ये हमारे 4 स्टेजेस थे। अब आइडेंटिफाई द नेसेसिटी ऑफ SCM स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हमारी ज़रूरत क्यों पड़ती है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ नेसेसिटी ऑफ SCM, पहला, ये हमें स्ट्रैटेजिक पोजीशन देता है। ये हमें क्या कहता है, स्ट्रैटेजिक पोजीशन देता है कंपनी की। फिर ये हमें गेन करवाता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर अंडरस्टैंड करता है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, अंडरस्टैंड करवाता है, हेल्प करता है हमें अंडरस्टैंड करने में कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कंपनी। तो 3 पढ़े। एक कॉम्पिटिटिव, ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करने में हमें गेन करता है। और अंडरस्टैंड करता है, हमें अंडरस्टैंड करवाता है कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें कौन बताता है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। फिर ये एक और था, स्ट्रैटेजिक पोजीशन बताता है हमें कंपनी की, स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजिक पोजीशन। फिर और ये 4 स्टेजेस, स्ट्रैटेजिक यूजेस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ 4 स्टेज। ये स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये यूज़ करता है जो 4 स्टेजेस हैं किसकी, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की, वो हमें यूज़ करता है। और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट एनालिसिस यूजेस कॉस्ट इन्फॉर्मेशन, 4 स्टेजेस ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है जिसमें 4 स्टेजेस होती है। और हेल्प करता है एलोकेट करने में कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अ वैल्यू चेन एनालिसिस। तो ये हेल्प करता है हमें एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व है वैल्यू चेन एनालिसिस में। तो एक बार हम फिर स्ट्रैटेजिक पोजीशन हमें बताता है, ये हमें हेल्प करता है गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में, ये कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर बताने में हेल्प करता है। ये जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होती है 4 स्टेजेस में, वो बताता है हमें। और हेल्प करता है एलोकेटिंग कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, एलोकेट करने में हेल्प करता है हमारी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व है वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ में।
तो इसे हम एक बार फिर देखेंगे जब हम रिवाइज़ करेंगे। तो अभी हमने जो उस दिन पढ़ा था 5 क्वेश्चन हमने रिवाइज़ कर लिए 10 मिनट में। तो अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं। टोटल इसमें 11 क्वेश्चन आई थिंक, हाँ 11 से 12 13 क्वेश्चन है। 5 कर लिए, एटलीस्ट हमें 4 से 5 क्वेश्चन और करने हैं। हाँ अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं। अब अराउंड 1 घंटे की क्लास लेते हैं, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे। तो अब हमें डिफरेंस बताना है TCM और SCM में, ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में। तो पहला डिफरेंस ये था, ये फोकस करता है TCM ट्रेडिशनल, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर फाइनेंशियल फैक्टर पे फोकस करता है, और उसमें नॉन फाइनेंशियल फैक्टर भी होता है। टाइम स्पेन, हम एक टॉपिक वो बना लेते हैं, एक बेस बना लेते हैं, उसी में टाइम स्पेन के नाम से हमें क्या आता है, वो शॉर्ट टर्म का सोचता है SCM, और नहीं सॉरी TCM शॉर्ट टर्म का सोचता है और SCM लॉन्ग टर्म का सोचता है। लॉन्ग शॉर्ट टर्म आउटलुक है एंड ऑलवेज फोकस ऑन कॉस्ट सेविंग। TCM तो शॉर्ट टर्म आउटलुक है और ऑलवेज फोकस ऑन किस पे, कॉस्ट सेविंग पे। ये लॉन्ग टर्म आउटलुक होता है इसका, और ऑलवेज फोकस ऑन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज विद कॉस्ट लीडरशिप। हमेशा फोकस करता है किस पे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप पे। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। ये टाइम स्पेन हो गया, ठीक है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कॉस्ट रिडक्शन, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज और स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप। फोकस ये इंटरनल पे फोकस करता है, वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों पे फोकस करता है। इंटरनल इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। TCM कंसीडर ओनली इंटरनल इन्वायरमेंट एंड देयरबाय इग्नोर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो इग्नोर कर देता है और ये कंसीडर करता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। फोकस पहला हमारा टाइम स्पेन था और दूसरा फोकस। तो टाइम स्पेन में था इन शॉर्ट टर्म आउटलुक, उसका लॉन्ग टर्म आउटलुक, और ये कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है। वो किस पे फोकस करता है, वो फोकस करता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कॉस्ट लीडरशिप पे। ये फिर आते हैं हम इस पे फोकस ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल पे फोकस करता है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव TCM ट्रेडिशनल कॉस्ट मैनेजमेंट में ये फोकस करता है, ऑब्जेक्टिव होता है इसका कॉस्ट रिडक्शन में। यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल होता है, कॉस्ट लीडरशिप, प्रोडक्शन डिफरेंशिएशन। ये फोकस किस पे करता है, ऑब्जेक्टिव है इसका कॉस्ट सेविंग TCM में, और यहाँ पे कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट में लीडरशिप बनना, और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यहाँ भी हमने देखा था कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है इसको। सारी एक ही चीज़ें आ रही हैं, ध्यान रखना, सारी एक ही चीज़ें आ रही हैं। तो टाइम फ्रेम, टाइम गैप, टाइम क्या था, टाइम स्पेन के बाद हमारा फोकस किस पे करता है, फोकस और ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन, ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और कॉस्ट लीडरशिप, दो ही है ये, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन, ये कॉस्ट रिडक्शन पे फोकस करता है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट रिडक्शन, इसका कॉस्ट रिडक्शन इस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। वाह क्या डिफरेंस है। कॉस्ट रिडक्शन इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, बस सिंपल सी बात। फिर अप्रोच कैसी होती है, रिस्क एडवर्स, मतलब रिस्क से बचना चाहता है TCM, क्योंकि रिस्क एडवर्स है, और SCM क्या है, रिस्क टेकिंग है। एग्जांपल, सपोर्ट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट इफ इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर क्वालिटी बढ़ती है तो हाई प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है, भले हाई कॉस्ट क्यों ना है, प्रोडक्शन में क्वालिटी इंप्रूव होती है तो, ठीक है। तो फिर से हम एक बार देखते हैं, टाइम स्पैन, फोकस और इसका ऑब्जेक्टिव, टाइम स्पैन, फोकस, ऑब्जेक्टिव, टाइम स्पैन शॉर्ट टर्म, फोकस, कॉस्ट रिडक्शन, इंटरनल पे फोकस करता है, वह एक्सटर्नल पे फोकस करता है। ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन है, इसका कॉस्ट रिडक्शन नहीं है, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन पे फोकस करता है। फिर हम आए, वो जो बोल रहा था ना कि ये क्या करता है, अभी तो था
कनेक्ट करना पड़ेगा। यहीं पे मैं रिकॉल तो कर रहा हूँ मैं, एप्लीकेशन का कॉम्प्रिहेंशन, एसोसिएशन, चेक पॉइंट, तो कॉम्प्रिहेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अटका मैं कॉस्ट रिडक्शन, ये प्राइमरी इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट रिडक्शन, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन नहीं होता। और अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए? अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए? अभी तो पढ़ा था, क्यों नहीं याद है? आइडेंटिफाई द रीजन, तूने रिकॉल किया। अप्रोच में टाइम स्पेन याद है, फोकस याद है, ऑब्जेक्टिव याद है, कॉस्ट रिडक्शन और अप्रोच। हाँ, अप्रोच, रिस्क एवर्ट्स और रिस्क टेकिंग अप्रोच है। तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं 7th, रिवाइज करेंगे इसको, हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना है, ठीक है। 9 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट लगा दिए मैंने इस पर। व्हाट इज़ कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट, तो अभी हमने पहले क्या देखा था, वो कंपोनेंट नहीं थे, वो नेसेसिटी थी एससीएम की, और वो लिमिटेशन थी, कंपोनेंट नहीं थे, ठीक है। कंपोनेंट क्या है? अगर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको करना है तो कंपोनेंट क्या क्या हैं? स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इज अ टूल विच हेल्प मेजरिंग प्रॉब्लम। एक टूल है एससीएम जो क्या करता है, मेजर करता है प्रॉब्लम, एंड फाइनली कमिंग टू सॉल्यूशन। दिस टूल बॉक्स हैज 3 टाइप्स ऑफ टूल्स, सॉरी, यौन, ठीक है। अब एससीएम क्या एक टूल बॉक्स है जो हेल्प करता है मेजरिंग प्रॉब्लम ऑफ कंपनी, हेल्प करता है प्रॉब्लम को मेज़र करने में। मेजरिंग क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है, मेज़र कर रहा है प्रॉब्लम कंपनी की, और फाइनली कमिंग सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन पे आता है। दिस बॉक्स है 3 टाइप्स ऑफ टूल्स। एक टूल बॉक्स है जो क्या करता है, मेज़र करता है प्रॉब्लम ऑफ कंपनी को, और सॉल्यूशन पे आता है, फाइनली कमिंग टू सॉल्यूशन, जिसमें 3, इस बॉक्स के अंदर 3 टूल है। कौन? स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस टूल, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, और फिर थर्ड है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस टूल। 3 बोले, कौन कौन से? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल, स्ट्रैटेजिक पोजीशन, हमारी पोजीशन कहाँ पे है, एनालिसिस टूल। कॉस्ट कितनी लग रही है, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, और फिर थर्ड आता है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस टूल। स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्या है, कॉस्ट ड्राइवर क्या है, और थर्ड है स्ट्रैटेजिक पोजीशन। हमारी पोजीशन कहाँ पे है, ये क्या चीज़ है? ये 3 बॉक्सेस इनके अंदर, ये मेज़र करता है प्रॉब्लम को कंपनी की, और फाइनली इसको सॉल्व करता है। तो इसमें 3 बॉक्सेस है, ये हमारा क्या था, फीचर्स नहीं थे, कंपोनेंट थे, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के कंपोनेंट थे। तो इसमें पहला स्ट्रैटेजिक फिर से भूल गया मैं, स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस टूल। हमारी स्ट्रैटेजी पोजीशन क्या है हमारी टूल, ठीक है। फिर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, कॉस्ट का ड्राइवर। फिर वैल्यू चेन एनालिसिस टूल। तो 3 टूल है इस बॉक्स के अंदर जो हमें बताएंगे स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की सॉल्यूशन कैसे करना है। चलो देखते हैं कैसे। स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस टूल क्या कहता है, फिर से बताओ। स्ट्रैटेजिक पोजीशन कॉस्ट ड्राइवर और वैल्यू चेन एनालिसिस टूल, स्ट्रैटेजिक पोजीशन कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, और थर्ड है स्ट्रैटेजिक, मतलब कि पहला है। तो इसमें क्या था, ये क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। अब हम पहला पढ़े स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस टूल। यूजिंग दिस टूल, इस टूल को यूज़ करने से वी इवेलुएट द पोजीशन ऑफ कंपनी।
इस टूल का जब हम यूज़ करते हैं तो हम इवेल्युएट करते हैं पोजीशन ऑफ कंपनी विद इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में उसकी क्या पोजीशन है। अगर हम ये वाला टूल यूज़ करेंगे तो इवेल्युएट करेंगे कि पोजीशन क्या है कंपनी में और कंपनी की पोजीशन कहाँ है इंडस्ट्री में। इट इवेल्युएशन ऑफ हाउ मैनी कंपनी इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटिंग कंपनी। क्या करता है ये इवेल्युएट करता है। पहले तो बताता है कि इवेल्युएट करेगा कि भैया पोजीशन कंपनी की कहाँ है इंडस्ट्री में। फिर जब ये इवेल्युएट करता है तो देखता है ये हाउ अ कंपनी इज़ डिफरेंट, कैसे कंपनी डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिंग कंपनी, कि कंपनी कैसे डिफरेंट है अपनी कंपनी। जैसे हम मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स हैं, दो कंपनी हैं। अब ये टूल हम लगाएं, अगर हम ये टूल लगाएंगे तो ये बताएगा कि हम फर्स्ट पे हैं सेकंड पे हैं, राइट। ये पोजीशन बता देगा कंपनी की कहाँ पे है, पोजीशन ऑफ द कंपनी विद इन इंडस्ट्री में। बहुत सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जैसे टाटा, मारुति सुजुकी, हुंडे, होंडा और किया और बहुत सारी है, नाम ही तो अभी मेरे को इतने ही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम ये टूल लगाएं तो ये बोलेगा कि भैया तुम्हारी पोजीशन यहाँ पे है और ये उसमें देखेगा कि हमारे अंदर क्या ऐसा डिफरेंस है जो हमारी पोजीशन यहाँ पे है। ये बोले हाउ कंपनी डिफरेंट, ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिंग कंपनी से, ये बताता है। अभी बुक में एग्जांपल लिखा है, एग्जांपल कैंट आरओ का एग्जांपल दिया हुआ है। हैज़ अ गुड पोजिशनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कस्टमर एज़ कम्पेयर टू अदर आरओ। उसकी अच्छी पोजीशन वैल्यू है, अच्छी पोजीशन वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू अदर आरओ। कैंट आरओ गिव 4 ईयर की वारंटी। कैंट आरओ क्या 4 ईयर की वारंटी देता है, वाइल द अदर गिविंग जस्ट 1 ईयर वारंटी। बाकी अदर, अब देख रहा है यहाँ पे डिफरेंट क्या आया, वो 4 ईयर की वारंटी दे रहा है और वो 1 ईयर की वारंटी दे रहा है। तो ये यही पूछ रहा है हाउ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम कंपीटिंग कंपनी, ठीक है। और कैंट आरओ सेल्स आरओ नियरली 17,000, बल्कि ये 17,000 में बेचता है, कंपटीटर्स सेल कर रहे हैं 10,000 में। इंस्पाइट ऑफ हाई प्राइस के बावजूद भी कस्टमर आर बाइंग कैंट आरओ बिकॉज वैल्यू इट प्रोवाइड कस्टमर, बिकॉज ऑफ वैल्यू इट प्रोवाइड टू कस्टमर। वो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, सबसे शुद्ध पानी। वाह, समझ के। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम ये टूल का यूज़ करते हैं, ये हमारी पहली पोजीशन बताएगा इंडस्ट्री में कहाँ है, और दूसरा ये बताएगा कि हम कैसे डिफरेंट है उस कंपनी से। हाउ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपीटिंग कंपनी से कैसे डिफरेंट है। पहला ये था, तो ये क्या था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस टूल। अब हम दूसरे आते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल। ये क्या था, ये तीन बॉक्स में क्या थे, हम इसको क्या बोले, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो थर्ड क्या था, वैल्यू चेन एनालिसिस। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल पढ़ते हैं, पहला समझ गए स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आते हैं कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल पे। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉस्ट। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है फैक्टर, वो फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कॉस्ट के लिए। कॉस्ट ड्राइवर का क्या मतलब है, कॉस्ट ड्राइवर का मतलब है फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए। क्या है, जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए। यूजिंग दिस टूल, इस टूल को यूज़ करने से हम क्या करेंगे, हम फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरिंग द कॉस्ट। हम उन अगर हम ये टूल यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई कर लेंगे फैक्टर को, उस फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो इनकर कर रहे हैं कॉस्ट, रिस्पॉन्सिबल हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, उस फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट इनकर करने के लिए। इस टेक्निक के अंदर हम ये समझ सकते थे कि द कॉस्ट इज़ टोटली डिपेंड ओनली ऑन प्रोडक्शन लेवल। इस कॉस्ट से, हाँ, इस टूल से हम क्या समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट है डिपेंड ऑन टोटली प्रोडक्शन लेवल। जो कॉस्ट है सब कुछ डिपेंड करता है प्रोडक्शन लेवल पे। तो यहाँ पे फैक्टर है जो हमें बताएगा, जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए। कॉस्ट ड्राइवर का क्या मतलब है कि फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें आइडेंटिफाई कर लेते हैं फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है किसके, कॉस्ट इनकर करने के लिए। और कॉस्ट कैसे इनकर होगी, जब हम प्रोडक्शन करते हैं तभी
टोटली डिपेंड किस पे करता है, प्रोडक्शन लेवल पे इन SCM में। बट SCM में देखिए तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ओनली प्रोडक्शन लेवल इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ प्रोडक्शन लेवल रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉस्ट के लिए। तो फॉर इनकरिंग कॉस्ट दे आर मैनी फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं अदर देन लेवल ऑफ प्रोडक्शन। अगर हम ये टूल लगाते हैं तो कॉस्ट ड्राइवर का मतलब होता है कि भैया फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए, तो हम इसमें आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए। बाकी तो मैन्युफैक्चरिंग ही है जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर TCM टेक्निक इट वॉज अंडरस्टूड कॉस्ट टोटली डिपेंड ऑन प्रोडक्शन, कॉस्ट जो होता है टोटली डिपेंड होता है प्रोडक्शन पे। बट SCM इससे हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन ही कॉस्ट से जो रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ प्रोडक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉस्ट के लिए, बाकी अदर फैक्टर भी है। ओनली प्रोडक्शन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरिंग द कॉस्ट, मैनी फैक्टर्स अदर लेवल ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल कंपनी, एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कंपनी यूटिलाइज कर ले अपने रिसोर्सेज देन ऑल्सो कॉस्ट कैन इंक्रीज। यूटिलाइज इज रिसोर्स इफेक्टिवली, अगर कंपनी क्या कर रही है, इफेक्टिवली कर रही है यूटिलाइज अपने रिसोर्सेज का, यूटिलाइज कर रही है अपने रिसोर्सेज का इफेक्टिवली, तो इन देन ऑल्सो कॉस्ट कैन इंक्रीज, अपनी उनकी कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है। एग्जांपल यूज़ ऑफ स्किल्ड वर्कर, अपने स्किल्ड वर्कर यूज़ करेंगे फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, वेयर बाय अनस्किल्ड वर्कर कैन बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोडक्शन। स्किल वर्कर यूज़ करेंगे प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पे अनएम्प्लॉयड वर्कर भी हो सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। बाय डूइंग दिस विल इंक्रीज इज कॉस्ट, अब आप वर्कर को रखोगे कॉस्ट तो इंक्रीज होगी, सिर्फ प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा ना, प्रोडक्शन तो हो ही रहा है जो उसमें रॉ मटेरियल लग रहा है, बट जो लेबर को सैलरी दोगे उसमें भी तो कॉस्ट आ रही है। तो SCM डिवाइड्स टू SCM डिवाइड करता है कॉस्ट ड्राइवर इन टू कैटेगरीज को, स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर्स और एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। तो ये क्या करता है, दो कॉस्ट ड्राइवर को दो में डिवाइड करता है, ठीक है। पहला स्ट्रक्चरल कॉस्ट ड्राइवर, दूसरा एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर। नाम से समझ रहा है, स्ट्रक्चरल, इसका स्ट्रक्चर में ही ये कॉस्ट होनी है, और एग्जीक्यूशनल जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें पता चलेगा क्या क्या कॉस्ट आने वाली है, राइट। एग्जाम्पल बनाया, तो देखते हैं। इट रिलेट टू स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज, कैसे रिलेटेड टू है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइज, कैसे हमने ऑर्गेनाइज करा है। एग्जाम्पल के लिए हाउ बिग इट इज़ और हाउ स्मॉल इट इज़, उसका स्ट्रक्चर कैसे, कितना बड़ा है वो कितना छोटा है। अगर कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल करती है एट लार्ज स्केल, अगर लार्ज स्केल पे सेल करती है देन कॉस्ट पर यूनिट विल बी लेस। अगर लार्ज स्केल पे करेगी कॉस्ट पर यूनिट उसकी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, और कम करती है तो कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। और वही एग्जीक्यूशनल कॉस्ट ड्राइवर, इट रिलेट टू हाउ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट इट्स ऑपरेशन, ये कैसे रिलेट करता है अपना ऑर्गेनाइजेशन, कैसे रिलेट करता है, इट रिलेट टू हाउ ऑर्गेनाइजेशन एग्जीक्यूट इट्स ऑपरेशन, कि अपने एग्जीक्यूट कैसे कर रही है ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशन कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, दैट इज हाउ इट इज़ यूज इस रिसोर्स, अपने रिसोर्सेज कैसे यूज़ कर रही है। तो कॉस्ट ड्राइवर को दो में बांटा, और स्ट्रक्चरल में या तो कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर ज़्यादा बड़ा है तो कॉस्ट हमारी कम आएगी पर यूनिट, अगर छोटा है तो कॉस्ट हमारी ज़्यादा आएगी। और स्ट्रक्चरल में, ये तो स्ट्रक्चर था, ये वो एग्जीक्यूशनल में हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें, एग्जीक्यूट इस ऑपरेशन, अपने ऑर्गेनाइजेशन कैसे एग्जीक्यूट करिए अपने, दैट इज़ हाउ इट यूजेस रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल यूजिंग स्किल्ड लेबर फॉर अ वर्क विच कैन बी डन बाय अनस्किल्ड वर्कर, मतलब जो काम अनस्किल्ड वर्कर कर सकता था आप उसके लिए स्किल्ड वर्कर ले रहे हो, वो तो भैया ज़्यादा पैसे लेगा, इट विल इंक्रीज द कॉस्ट। तो इट नॉट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। समझ में आया। हम तीन क्या देख रहे थे, कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट में पहला था हमारा स्ट्रैटेजिक पोजीशन एनालिसिस टूल, जिससे हमारी पोजीशन बताएगा कि हम कैसे डिफरेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिंग कंपनी से, ठीक है। और दूसरा था कॉस्ट ड्राइवर ये होता है, ये कॉस्ट ड्राइवर फैक्टर बताता है रिस्पॉन्सिबल है कॉस्ट के लिए, और ये हमें बता देता है प्रोडक्शन में सिर्फ
प्रोडक्शन ही कॉस्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं, बाकी अदर फैक्टर भी होते हैं जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसने दो में डिवाइड कर दिया, पहला स्ट्रक्चरल और दूसरा था ऑपरेशन एग्जीक्यूशनल। एग्जीक्यूट करोगे आप, तो वो एग्जीक्यूशन, ऑपरेशनल और स्ट्रक्चरल में आप कितना बड़ा है और कितना छोटा है, ज़्यादा बड़ा है तो कॉस्ट कम आएगी और ज़्यादा छोटा है तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी। और एग्जीक्यूशनल में ये डिपेंड करता है आप अपने एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हो अपने ऑपरेशंस को। जैसे कि देखा जाए कि जहाँ पे अनस्किल लेबर की ज़रूरत है वहाँ पे आप स्किल ले रहे हो तो इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। तो ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। तो अब हम आते हैं थर्ड, वैल्यू चेन एनालिसिस पे। अब वैल्यू चेन एनालिसिस तो थोड़ा बड़ा है, बट हमने काफ़ी पहले पढ़ा हुआ है तो ट्राई करते हैं, 7 मिनट में निपट जाए। वैल्यू चेन एनालिसिस टूल, ये ऐसा टूल है। वैल्यू चेन एनालिसिस टूल क्या होता है? वैल्यू चेन एनालिसिस टूल क्या समझ आ रहा है आपको इससे? मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। तो अब हम आते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस टूल पे। अब इस टूल को यूज़ करने से हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे? दोज एक्टिविटीज़ जो ऐड कर रही हैं वैल्यू टू प्रोडक्ट। इस टूल को यूज़ करने से हमें क्या आइडेंटिफाई करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे वो एक्टिविटी जो ऐड कर रही है वैल्यू टू प्रोडक्ट। एंड फाइनली वी विल टाई ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन अ चेन। और हम क्या कर लेंगे? हम सीक्वेंस में ले आएंगे इसको। और फाइनली वी विल टाई ऑल दीज एक्टिविटीज़ इन अ चेन। हम एक चेन में ले आएंगे। हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी एक्टिविटीज़, जो एक्टिविटीज़ क्या कर रही है, वैल्यू ऐड कर रही है। हम फाइनली क्या कर लेंगे? टाई कर लेंगे उन्हें सीक्वेंस में, चेन, सो दैट ओनली वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन अ कंपनी। ताकि तो हम क्या कर सकें? सो दैट हम ओनली वैल्यू क्रिएटिंग एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन अ कंपनी। सिर्फ वैल्यू एडिंग क्रिएट एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो कंपनी में, सिर्फ वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ हो परफॉर्म कंपनी में, वैल्यू एडिड एक्टिविटी ही परफॉर्म हो कंपनी में। तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे वो एक्टिविटी जो वैल्यू एडिड है और फाइनली उसे एक हम टाई कर लेंगे किसी सीक्वेंस में, एक्टिविटीज़ इन अ चेन। ऑल दिस एक्टिविटीज़ एक चेन में कर लेंगे तो सो दैट जो सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटी परफॉर्म है किसमें? कंपनी में। तो इनडायरेक्टली इट आइडेंटिफाई एंड ट्राई टू एलिमिनेट नन एडेड वैल्यू एक्टिविटी, दोज एक्टिविटी विच आर नॉट एडेड वैल्यू टू प्रोडक्ट। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा? ये वो कर देगा कि जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है उसे एलिमिनेट कर देगा इनडायरेक्टली, क्योंकि हम वैल्यू एडेड एक्टिविटी कंपनी में कर रहे हैं। तो एक और बार बता, हम आइडेंटिफाई करेंगे वैल्यू एडेड दोस्त एक्टिविटीज़ विच आर वैल्यू एडेड और इसे टाई अप कर लेंगे इसे एक्टिविटीज़ इन अ चेन और टाई कर लेंगे दीज एक्टिविटीज़ इन अ चेन और सो दैट जो वैल्यू एडेड एक्टिविटी है परफॉर्म ओनली वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके कंपनी में और अल्टीमेटली नन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ क्या हो जाएगी? एलिमिनेट हो जाएगी। तो द idea of value chain analysis first came in mind of Mr. Michael Porter in 1985। माइकल पोर्टर ने बताया था, सबसे उनके दिमाग में ये आइडिया आया था 1985 में। 1985 मिस्टर माइकल पोर्टर, वी कॉल हिम हैरी पॉटर, कहते हैं नेम आउट ऑफ। तो ही थॉट एलिमिनेटिंग नन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज देयर बाय कॉस्ट सेविंग एंड क्रिएटिंग गुड्स वैल्यू फॉर मनी फॉर कस्टमर। हाँ, अगर हम नन एडिड वैल्यू एक्टिविटीज़ एलिमिनेट कर देंगे तो ये कॉस्ट सेविंग होगी और वैल्यू ऐड कर पाए कस्टमर में, सेविंग होगी कॉस्ट एंड क्रिएट करेंगे गुड वैल्यू फॉर मनी, कस्टमर की मनी के लिए गुड वैल्यू करेंगे। तो डिवाइड ऑल एक्टिविटीज़ इनटू एडिंग एक्टिविटीज़ एंड नन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट डिवाइड ऑल into two categories, all activities into two categories।
हम दो कैटेगरीज में इन एक्टिविटीज़ को डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी और सपोर्टिव एक्टिविटी। तो प्राइमरी एक्टिविटी में होता है इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ ऑपरेशनल, ऑपरेशन के बाद आता है तुम्हारा, ऑपरेशन के बाद आता है सर्विस, फिर आफ्टर सेल सर्विस। इनबाउंड ऑपरेशन, इनबाउंड करा, आप लेके आए, ऑपरेशन करा, कन्वर्ट करा रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, फिर आउटबाउंड करा, आपने डिलीवर करा कस्टमर को, फिर आपने सेल्स करी, मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर आता है आफ्टर सेल सर्विस। ये आ गया आपका किस में, प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। तो देखते हैं कौन सी प्राइमरी। इनबाउंड लॉजिस्टिक एक्टिविटीज़ में क्या होता है, आप रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हो, उसे स्टोर करते हो और प्रोडक्शन करते हो। रिसीविंग द रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लाई, स्टोरिंग द मटेरियल, फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन टू डिफरेंट प्रोडक्ट, इट इज़ रिलेटेड टू इंटरनल, दैट वाइड इज टर्म्ड एज इनबाउंड। फिर ऑपरेशन करते हैं, प्रोसेस करते हैं रॉ मटेरियल को इनटू फिनिश गुड्स, कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्शन और प्रोडक्शन ऑफ सर्विस। फिर आउटबाउंड, डिलीवर करते हैं टू कस्टमर को, स्टोरेज करते हैं, मूवमेंट ऑफ फिनिश गुड फ्रॉम प्रोडक्शन टू होम कस्टमर, स्टोरेज करते हैं एंड मूवमेंट करते हैं फिनिश गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू होम कस्टमर। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स में आते हैं, हम क्या करते हैं, ऑफ़र करते हैं कस्टमर को ताकि वो परचेज़ करे, एडवर्टाइज करते हैं, सेलिंग और डिलीवरिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, एडवर्टाइज करते हैं, सेलिंग, मार्केटिंग एंड सेल्स, और it is related to advertise, selling and delivering the product to customer. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, सो सर्विस में आते हैं लास्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स हो गई। हम क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, सेल करते हैं और डिलीवर करते हैं प्रोडक्ट को कस्टमर को। सर्विस में आता है आफ्टर सेल सर्विस, हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, आफ्टर सेल सर्विस कंप्लेंट्स आती हैं और रिपेयर्स आता है, कस्टमर सपोर्ट, ट्रेनिंग, एग्जांपल रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। पहला हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स और रिपेयरमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। तो इनबाउंड, ऑपरेशनल, आउटबाउंड और सेल्स एंड मार्केटिंग। फिर सर्विस में हम क्या करते हैं, कस्टमर की कंप्लेंट्स को लेते हैं एंड आफ्टर सेल्स सर्विस है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट, हैंडल करते हैं, लेते नहीं, हैंडल करते हैं कस्टमर कंप्लेंट और उन्हें ट्रेनिंग और कस्टमर सपोर्ट और ट्रेनिंग देते हैं। ₹100 received on PhonePe ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सपोर्ट एक्टिविटीज़ इंक्लूड, अब हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पे आ गए जिसे सपोर्ट एक्टिविटीज़ का कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी सपोर्ट एक्टिविटीज़, इनको सपोर्ट करने के लिए एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इनबाउंड में क्या होता है, इनबाउंड में हम रॉ मटेरियल रिसीव करते हैं, रिलेटेड टू रिसीविंग रॉ मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। तो प्रोक्योर तो करना पड़ेगा, सही बात है। दिस एक्टिविटीज इंक्लूड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड एज इनपुट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ के लिए इनपुट है तो इनबाउंड में। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, अब प्रोडक्शन के लिए तुम्हें मशीनरी चाहिए, अब मशीनरी तुम्हारे पास कोई ख़राब है तो टेक्नोलॉजी तो चाहिए ना। इट रिलेटेड टू एडवांस्ड मशीन्स, न्यू टेक्नोलॉजी एंड बाइंग न्यू ERP सॉफ्टवेयर विल हेल्प फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाइंग एडवांस मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी, बाइंग न्यू ERP सॉफ्टवेयर, मशीन्स, टेक्नोलॉजी और ERP सॉफ्टवेयर हम बाय करेंगे ताकि हमारा प्रोडक्शन हो जो हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स। फिर थर्ड आता है ह्यूमन रिसोर्स, बिना इंसानों के काम कहाँ होगा, सर्विस कैसे दोगे भैया, कंप्लेन कैसे लोगे, अरे रोबोट लेगा क्या, इतनी एडवांस नहीं है अभी।
तो सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, प्रमोशन, एम्प्लॉयज, लेबर ऑन टाइम, सो रिक्वायर्ड मैन पावर ऑफ रिक्वायर्ड स्किल इज रिमेन अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड ऑन प्रोडक्शन ऑन टाइम। ये ह्यूमन रिसोर्स, आपको सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, ट्रेन करना है, प्रमोशन करना है एम्प्लॉयज़ का, लेबर का, ऑन टाइम पे। सो रिक्वायर्ड मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड, स्किल इज रिमेन अवेलेबल। जितने लोग चाहिए आप आपके पास अवेलेबल हो, अदरवाइज आप प्रोडक्शन कहाँ से कर पाओगे। सो जो इसमें लिखा है वही देखना है। सिलेक्शन करना है, रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, फिर ट्रेनिंग करनी है, फिर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉय लेबर ऑन टाइम। सो रिक्वायर्ड मैन पावर ऑफ रिक्वायर्ड स्किल इज रिमेन अवेलेबल। रिक्वायर्ड मैन पावर, जितनी मैन पावर चाहिए और रिक्वायर्ड स्किल अवेलेबल हो, रिक्वायर्ड प्रोडक्शन टाइम, जब हमें प्रोडक्शन करना हो तो ह्यूमन रिसोर्स। पहले 3 चीज़ की जरूरत, पहले थी प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर हम आए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, हमें हाई एडवांस मशीन खरीदेंगे, टेक्नोलॉजी और बाइंग करेंगे क्या, ERP सॉफ्टवेयर विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ, विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। फिर ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स में हम क्या करेंगे, इनको रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे और एंड या करेंगे प्रमोशन करेंगे और एम्प्लॉयज़ और लेबर का ऑन टाइम। सो रिक्वायर्ड मैन पावर, हमें रिक्वायर्ड स्किल रिमेन अवेलेबल हो हमारे पास जब हमें प्रोडक्शन चाहिए, और फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर हम अच्छा रखेंगे तभी तो एम्प्लॉय रुके रहेंगे। रिलेटेड रिक्वायर्ड फंड इज़ अवेलेबल, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर अकाउंटिंग डन इज डन ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, रिलेटेड इंश्योर फंड इज़ अवेलेबल, हमारे पास पैसे हों, फंड अवेलेबल हो, एंड प्रॉपर अकाउंटिंग इज़ डन फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, और प्रॉपर अकाउंटिंग हो ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, प्रॉपर अकाउंटिंग हो ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की, फंड अवेलेबल हो एंड प्रॉपर अकाउंटिंग हो हर एक ट्रांजेक्शन की, तो फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी समथिंग इंट्रोड्यूसिंग अबाउट माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर बॉर्न हुए थे 1947 में 1985, तो कितने साल में कर लिए उन्होंने, 85 - 47, 38 साल की उम्र में ही उन्होंने भाई साहब ये निकाल दिया इतना बड़ा। हम यहाँ 28 के हो चुके हैं और कुछ नहीं आता, ना पेपर ही दे रहे हैं, देख लो आप। उसने 19 बुक लिख दी, वाह। हैज़ won many awards. Michael Porter is a business coach. He was also a teacher. तो ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी, प्राइमरी एक्टिविटी इनबाउंड ऑपरेशन, आउटबाउंड का सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर आता है तुम्हारा सर्विस, फिर सपोर्टिव एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आता है तुम्हारा प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपने चलो प्रोक्योर कर लिया, अब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बाद आपको चाहिए फॉर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर में ये तुम्हारा नहीं है कि एम्प्लॉय, तुम्हारे पास फंड अवेलेबल हो, किसके लिए, रिक्वायर्ड फंड अवेलेबल हो, और जो हर एक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए, अकाउंटिंग डन ऑन ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया, काफ़ी टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, नॉट एन इशू, अच्छा होना चाहिए। अब 13 क्वेश्चन है, दोनों कब ख़त्म होंगे। चलो अब हम आ गए क्वेश्चन 8 पे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 क्वेश्चन मोर है। अब हम देखते हैं, डिस्क्राइब द स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। हाँ, स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क हमने वहाँ पे क्या था, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस टूल, स्ट्रैटेजिक पोजिशनल एनालिसिस टूल, कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस टूल, फिर वैल्यू चेन एनालिसिस टूल। नाइस, वो क्या थे, वो थे कंपोनेंट ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के। तो यहाँ पे हमें डिस्क्राइब करना है फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। फ्रेमवर्क हमें बताना है, फ्रेमवर्क कैसे बताएंगे, फ्रेमवर्क क्या होता है, व्हाट इज़ फ्रेमवर्क, लेट मी चेक, गूगल करने के 2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। फ्रेमवर्क द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग दैट गिव्स इट शेप एंड स्ट्रेंथ। एक
स्ट्रक्चर होता है। इमेज में देखो तो क्या दिखा रहा है, एक मिनट, बेसिक स्ट्रक्चर जो एक शेप देता है, ऐसी इमेजेस दिखा रहा है। मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे को रोटेट करना पड़ेगा। तो एक बार ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं इमेजेस। जब भी मेरे को कुछ सर्च करना होता है, समझ नहीं आता, तो पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ, फिर इमेज देखता हूँ, कुछ तो समझ आएगा। कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना अच्छा होता है। चलो, डिस्क्राइब स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क एक ऐसी चीज़ जो बेसिक स्ट्रक्चर देती है। फ्रेमवर्क जो एक स्ट्रक्चर होता है, समथिंग शेप और स्ट्रेंथन, ठीक है। 3 स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क, ये शेप देती है, किसी भी शेप एंड स्ट्रेंथ देती है फ्रेमवर्क, मतलब है ना, शेप एंड स्ट्रेंथ देती है फ्रेमवर्क। तो 3 स्ट्रैटेजिक फ्रेम है। पहला इंडस्ट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर का एनालिसिस करो। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, फिर सेगमेंटेशन एनालिसिस। ओके, सेगमेंटेशन, कोर कॉम्पिटेंस, ये है फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। फ्रेमवर्क ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस, फ्रेमवर्क फॉर वैल्यू चेन एनालिसिस। चलो देखते हैं। तो 3 स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है। पहला सिर्फ आपने नाम पढ़ा, आपने अटेंशन नहीं था, जस्ट यू आर थिंकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। नाउ रिपीट इट अगेन। सॉरी, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चरल एनालिसिस, पूरे ये 3 फ्रेमवर्क है। स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू एडिंग एक्टिविटी और नॉन एडिंग एक्टिविटी को एलिमिनेट कर दो और वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़ को ही रहने दो कंपनीज में, जिससे आप क्या कर सकते हो, कस्टमर की मनी को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फ्रेमवर्क दिए वैल्यू चेन एनालिसिस के। पहला इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, फिर आता है सेगमेंटेशन एनालिसिस। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस, माइकल पोर्टर रोट एन एनालिसिस ऑन इंडस्ट्री स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर के एनालिसिस पे उन्होंने लिखा हुआ है, वेयर बाय इट लेट डाउन बाय 5 पॉइंट्स में। ओके, नाउ गॉट इट। वी कैन evaluate profit making potential और profit improvement strategy of company. Suppose in future, एक सपोज करो फ्यूचर में, आफ्टर बिकमिंग CA, ओ माई गॉड, CA बन जाऊँगा मैं, पता नहीं, देखते हैं। डिसाइड, आपने डिसाइड किया आपका अपना बिजनेस होगा फॉर डूइंग जॉब। डिसाइड टू योर ओन बिजनेस इंस्पाइट ऑफ आपने जॉब की जगह आपने बोला कि हम बिजनेस करेंगे, देन यू मस्ट आइडेंटिफाई द इंडस्ट्री। आपको इंडस्ट्री आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहा है। विच हैव अ प्रॉफिट मेकिंग पोटेंशियल एंड यू विल ऑल्सो एबल टू मेक मनी, जहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल हो, जहाँ पे आप पैसा बना सकते हो, दैट टाइम, उस टाइम These 5 points will help you to identify the profit potential industry। और ये 5 पॉइंट आपको बताएंगे प्रॉफिट पोटेंशियल इंडस्ट्रीज कैसे निकाल सकते हैं। यू मस्ट थिंक एन इंडस्ट्री इन योर माइंड, यू जस्ट थिंक एन इंडस्ट्री। चलो, मैन्युफैक्चरिंग, कार की मैन्युफैक्चरिंग में इतना पैसा नहीं है, चलो सर्विस में जाते हैं, सर्विस में ज़्यादा पैसा है, ठीक है, सर्विस में जाते हैं। TCS देख लो, तो सॉफ्टवेयर थोड़ी ना बना सकता है, अबे सॉफ्टवेयर बना। तो चलो KPMG देख लो, KPMG, EY, डेलॉइट और बहुत सारी है, नाम तो आते ही नहीं, मेरे को याद ही नहीं रहता, जब जरूरत होती है याद ही नहीं रहती। 5 पॉइंट विल हेल्प यू इन प्रॉफिट पोटेंशियल इंडस्ट्री। यू मस्ट थिंक अबाउट इंडस्ट्री। सोच लिया, तो सर्विस में जाना है मेरे को, सर्विस में करूँगा। देन यू विल एबल टू आइडेंटिफाई वेदर यू विल मेक प्रॉफिट और नॉट। तब आप प्रॉफिट कैसे आइडेंटिफाई करोगे। पहला, टेक्निकली कॉल्ड 5 फोर्सेस एनालिसिस।
ये हमने पढ़ा हुआ है बचपन में। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर सप्लायर, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट और राइवलरी अमंग फर्म। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर ये तब होता है बार्गेनिंग पावर बायर जब एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, कॉम्पिटिटिव में परफेक्ट कॉम्पिटिशन जहाँ पे होता है वहाँ पे बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर होता है। सप्लायर कहाँ पे होता है, जब वो सप्लायर क्या करे, अपना प्राइस डिसाइड करे और उसी प्राइस पे बायर को लेना पड़े, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर होता है। और बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री इन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, थ्रेड ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे बिस्लरी और कैनले है तो सब्स्टिट्यूट है। अब इस बिस्लरी की जगह कैनले से कितने सब्स्टिट्यूट हैं, हाउ मेनी सब्स्टिट्यूट्स, अबे सब्स्टिट्यूट कितने, बहुत सारे हैं। बिस्लरी अब तो पतंजलि भी बनाने लगा है अपना पानी, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट देख लो। और सब्स्टिट्यूट थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री, आप जब एंट्री लोगे तो आपको कितना थ्रेड्स है, मतलब कि कितनी कॉस्ट लगेगी आपको एंट्री लेने में। और फिर लास्ट है कंपटीशन, कंपटीशन कितना है। अब देख लो टेलीकॉम सर्विसेज में कंपटीशन कितना है। जियो आया ने सबको उठा के फेंक दिया, एयरटेल और वोडा बचे, वोडा आइडिया एक साथ ही, सिर्फ 3 ही बचे। कंपटीशन है, एक और आना चाहे तो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। इतना पैसा किसके पास है। यहाँ पे एंट्री बैरियर आ जाता है, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री, आपको कितना पैसा चाहिए। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, आप आओगे तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, सिर्फ सप्लायर के पास है, जितना वो चार्ज करेगा उतना, क्योंकि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट इतने हैं नहीं, तो बट आपके पास पैसा होना चाहिए, बस काम बन जाएगा। चलो देखते हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। अगर बायर डिसाइड कर रहा है, इफ़ बायर ऑफ योर डिसाइडेड इंडस्ट्री, जो मैंने कैन रिड्यूस योर सेलिंग प्राइस, जो मैंने डिसाइड करी इंडस्ट्री, अगर बायर वहाँ पे क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है प्राइस, इट मीन प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। सही बात है, प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। वो मेरे को बोलेगा मेरी कॉस्ट आ रही है 10 रुपये, मतलब भाई मैं 10 रुपये नहीं दूंगा, वो वाला 9 रुपये का दे रहा है, तो मेरे को 9 करूँगा क्या, या तो वो लेगा नहीं, तब भी मेरे को प्रॉफिट होगा, अगर वो लेगा तो मेरे को लॉस होगा, तो प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। तो इट मीन्स बायर हैव अ गुड बार्गेनिंग पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर बायर ऑप्शन टू शिफ्ट अल्टरनेटिव प्रोडक्ट सिमिलरली टू योर प्रोडक्ट, देन इनडायरेक्टली ही कैन इन्फ्लुएंस यू टू रिड्यूस सेलिंग प्राइस। इन सच केस वी विल से दैट बायर हैज़ गुड बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर सप्लायर, अगर आप इनपुट ले रहे हो, इफ़ सप्लायर ऑफ इनपुट कैन इंक्रीज माई कॉस्ट, अगर सप्लायर क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कॉस्ट मेरी को, इट मीन्स प्रॉफिट पोटेंशियल इज नो। हाँ ठीक है, पहले 10 रुपये का मिलता था मेरे को मीट मिलता था कितने का, 32 रुपये का, अब उसने 35 कर दिए, तो सप्लायर ने तो कब बढ़ा दिया प्राइस, अब मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल कम हो गया, तो मैं कस्टमर को 35 से ज़्यादा में बेचूं, तो यहाँ पे प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। सप्लायर बार्गेनिंग पावर, इट मीन्स सप्लायर हैज़ गुड बार्गेनिंग पावर। एग्जाम्पल, इफ देयर इज ओनली वन लिमिटेड सप्लायर, देन सप्लायर कैन फोर्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू बाय सेम क्वांटिटी इनपुट एट हायर कॉस्ट। थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बिस्लरी, और मैंने उसका एग्जाम्पल दिया था। मल्टीपल प्रोडक्ट विच आर ऑर्गेनाइजेशन विल सेल, देन द प्रॉफिट पोटेंशियल इन लो। बहुत सारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट किसके हैं, मोमोज ले लो, मोमोज देखो जहाँ लगे वहीं लगे। अब सब्स्टिट्यूट नहीं यार, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, प्रॉफिट पोटेंशियल लो, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, बंदा दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा। थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्री, अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिगन डूइंग सेम बिजनेस बिकॉज ऑफ ह्यूज कैपिटल, जैसे आप एयरलाइंस ले लो, अभी राकेश झुनझुनवाला लेके आए ना, तो वो वहीं से कितना पैसा चाहिए, जियो देख लो कितना पैसा चाहिए, न्यू एंट्री में कितना पैसा चाहिए, एंड गवर्नमेंट लाइसेंस भी चाहिए। देन प्रॉफिट पोटेंशियल इंडस्ट्रीज हाई, अगर बैरियर है डूइंग बिजनेस बिकॉज ऑफ ह्यूज कैपिटल, क्योंकि हर कोई करेगा नहीं और इतना पैसा सबके पास है नहीं, तो कहाँ से होगा, वहाँ पे पावर ज़्यादा है आपके पास, बार्गेनिंग पावर। और इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग फर्म, अगर कंपटीशन हाई है
तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट different organization when organization are more or less same size. It if intensity of competition is high then the profit potential is low. जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा वहाँ पे इतना प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अब देखो जियो के आने से पहले क्या क्या था। भाई साहब रिचार्ज नहीं करवाता था कोई, मैं तो कभी नहीं करवाया था नेट का मैंने कभी नहीं करवाया था, कूपन लेके करता था। और कोई यूट्यूब नहीं बनाता था इतना, कोई रील्स नहीं देखता था इतना। अब जैसे ही जियो आया, कंपटीशन आ गया, अब प्रॉफिट सबके प्राइस भाई साहब अब आपको 100 रुपये में 4 GB मिल जाता है, पहले 500 रुपये में 4 GB नहीं मिलता था। और पूरे वर्ल्ड में देखें तो इंडिया का सबसे ज़्यादा डेटा कंजप्शन है, सबसे कम प्राइस पे देता है जियो। हो गया जियो का कमाल कंपटीशन। तो अब आप ये थोड़ी ना लिखोगे, अगर कंपटीशन हाई है तो डिफ़िकल्ट है डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट, डिफ्रेंशिएट ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऑर्गेनाइजेशन मोर और लेस सेम साइज है, इफ़ इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन इज़ हाई देन प्रॉफिट पोटेंशियल इज़ लो। तो प्रॉफिट पोटेंशियल लो है। ये है इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस। फिर कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस, फिर आता है सेगमेंटेशन एनालिसिस। तो 5 फोर्सेस मॉडल आ गए हमारे। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर एनालिसिस भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, गलती नहीं करना। अब हम आते हैं कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस पे। कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस क्या कहते हैं? कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस एक यूनिक स्किल है। कोर कॉम्पिटेंस, आपके पास कोई यूनिक स्किल होनी चाहिए तभी आप कोर कॉम्पिटेंस ले सकते हो। तो कोर कॉम्पिटेंस का मतलब है यूनिक स्किल विच हेल्प्स क्रिएटिंग अ हाई कस्टमर वैल्यू, दैट इज़ हाई वैल्यू फॉर मनी। जितना आप पैसे दे रहे हो उससे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है आपको। मैं कस्टमर हूँ, मैं जितना पैसे दे रहा हूँ उससे ज़्यादा वैल्यू मिली। इफ़ प्रोडक्ट हैज़ यूनिक स्किल, अगर प्रोडक्ट की यूनिक स्किल है देन यू कैन मेक गुड प्रॉफिट, तब आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। कोर कॉम्पिटेंसी एक यूनिक स्किल है जो हेल्प करता है हाई वैल्यू कस्टमर क्रिएट करने में हेल्प करता है। हेल्प्स इन क्रिएटिंग हाई वैल्यू कस्टमर क्रिएट करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल, गूगल फास्टर रिस्पॉन्स टू सर्च एक्सीलेंट रिजल्ट, इट्स कोर कॉम्पिटेंस। जब वो सर्च करते हो आप गूगल पर, वो एक्सीलेंट रिजल्ट और फास्टर देता है। सेकेंड लिखा रहता है, जैसे मैंने सर्च किया है ना ये यहाँ पे, उसमें दिखाता है कितने सेकेंड में कितना आया है। ये अबाउट, यहाँ पे जब आप सर्च करते हो यहाँ पे 0.47 सेकेंड, 0.47 सेकेंड में इसने कितने सर्च कर दिए आपके लिए, इस करोड़ में 167 करोड़। इतने एक सर्च मैंने लिखा, फ्रेमवर्क लिखा था, उसने 167 करोड़ कर दिया। तो दिस स्किल इज़ नॉट अवेलेबल विद अदर सर्च इंजन, और ये अदर के पास नहीं है। कौन से सर्च इंजन थे, मैं तो भूल भी गया नाम, याहू था कुछ करके, याहू, गूगल और MSN करके कुछ था। देयर आर 3 टेस्ट विच कैन चेक वेदर प्रोडक्ट हैज़ अ यूनिक स्किल और नॉट। 3 टेस्ट हैं जिससे आप चेक कर सकते हो प्रोडक्ट में यूनिक स्किल है या नहीं है। दिस एनालिसिस हेल्प टू आइडेंटिफाई द पोटेंशियल फॉर द कंपनी। तो कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है यूनिक स्किल जो हेल्प करता है क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर के लिए। अब जब आप वैल्यू करोगे, दैट इज़ हाई वैल्यू फॉर मनी, हाई कस्टमर वैल्यू, क्रिएटिंग हाई कस्टमर वैल्यू। तो अगर आपका प्रोडक्ट यूनिक स्किल है दैट यू कैन मेक प्रॉफिट, आप प्रॉफिट बना सकते हो। ऐसे एग्जांपल दिया। अब 3 टेस्ट हैं जो बताते हैं आपको कि वो यूनिक स्किल है या नहीं है प्रोडक्ट में। टेस्ट 1 रिसोर्सेज, टेस्ट 2 ग्रेटर मार्केट शेयर, और टेस्ट 3 एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। ओके, रिसोर्सेज, तीन टेस्ट हैं जो ये बता सकते हैं कि कोर कॉम्पिटेंस है या नहीं है, मतलब कि आपको यूनिक स्किल है या नहीं है इसमें।
ठीक है। रिसोर्सेज मीन टेंजिबल रिसोर्सेज मीन्स टेंजिबल रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, मशीन। रिसोर्सेज हैं ग्रेटर मार्केट शेयर और एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल रिसोर्सेज लाइक एम्प्लॉय, ब्रांड, टेक्नोलॉजी। स्किल ऑफ एम्प्लॉय इंटेंजिबल है, ब्रांड इंटेंजिबल है, टेक्नोलॉजी इंटेंजिबल है। तो रिसोर्सेज कैसे हैं? रिसोर्सेज मीन्स टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में लैंड, लेबर, मशीन, और इनटेंजिबल में स्किल ऑफ एम्प्लॉय, ब्रांड, इन टेक्नोलॉजी। इफ़ अगर कॉम्पिटिटर कैन नॉट गैदर सेम रिसोर्सेज, अगर कॉम्पिटिटर ये सारे रिसोर्सेज गैदर नहीं कर सकता इन इट्स ऑर्गेनाइजेशन में और कॉपी नहीं कर सकता, देन कंपनी हैज़ अ यूनिक स्किल एंड कोर कॉम्पिटेंस। फॉर एग्जांपल, सीक्रेट फॉर्मूला used by Coca-Cola is hard to copy, hence it is a core competence for Coca-Cola company। समझ में आया? अब अगर रिसोर्सेज है उसके पास, रिसोर्सेज में क्या आता है? टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में मैन, मशीन और लैंड, लेबर, मशीन, और इंटेंजिबल में आता है स्किल ऑफ एम्प्लॉय, टेक्नोलॉजी, ब्रांड। अगर तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास अगर वो ये कॉपी नहीं कर सकता तो इसके बाद आपके पास कोर कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटिटर कैन नॉट गैदर सेम रिसोर्सेज इन ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज़ अ यूनिक स्किल। आपके पास यूनिक स्किल है और कोर कॉम्पिटेंसी है। सेकंड, ग्रेटर मार्केट शेयर। आपके पास क्या है? ग्रेटर मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर, इफ़ अ कंपनी हैज़ ग्रेटर मार्केट शेयर देन इट्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन दैट कंपनी हैज़ अ यूनिक स्किल। ये इंडिकेशन है कि भैया कंपनी के पास यूनिक स्किल है। और एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, इफ़ द कस्टमर वैल्यू गेट इंक्रीज, कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ड्यू टू अ स्किल, देन इट्स अ कोर कॉम्पिटेंस। अगर एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, इफ़ कस्टमर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है ड्यू टू स्किल, स्किल किसकी? उन्हीं की, कंपनीज की, देन इट इज़ कोर कॉम्पिटेंस। ओके, तो हम कोर कॉम्पिटेंस देख रहे हैं। कोर कॉम्पिटेंस का मतलब होता है यूनिक स्किल। यूनिक स्किल में क्या करता है? हेल्प करता है वैल्यू फॉर कस्टमर के लिए, हाई कस्टमर वैल्यू मिलती है, इन क्रिएटिंग हाई कस्टमर वैल्यू। अगर आपके पास ये यूनिक स्किल है तो आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो 3 टेस्ट हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसके पास यूनिक स्किल है या नहीं है। रिसोर्सेज टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में है आपका मशीन, लेबर और टेक्नोलॉजी, मशीन, लेबर और लैंड, ठीक है। एंड इंटेंजिबल में है एम्प्लॉय की स्किल, ब्रांड और टेक्नोलॉजी। ये अगर आपका कॉम्पिटिटर नहीं ले सकता, मतलब कि कॉम्पिटिटर गैदर नहीं कर सकता सेम रिसोर्सेज, अगर आपका कॉम्पिटिटर गैदर नहीं कर सकता सेम रिसोर्सेज, तो इट मीन्स आपके पास यूनिक स्किल है। सेकेंड में आता है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर आपका जितना ज़्यादा है इसमें अल्टीमेटली आपका इंडिकेट्स करता है आपके पास यूनिक स्किल है। और एंड प्रोडक्ट बेनिफिट, अगर कस्टमर को वैल्यू मिल रही है, इंक्रीज हो रही है उसकी वैल्यू ड्यू टू स्किल, देन इट इज़ कोर कॉम्पिटेंसी। नाउ आफ्टर आइडेंटिफाइंग कोर कॉम्पिटेंसी, हमने कोर कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई कर लिया ना बिजनेस, अ कंपनी विल डेफिनेटली डिजायर टू यूज इस कोर कॉम्पिटेंस एडवांटेज, हैंस द फॉलोइंग स्टेप्स विच कैन डू सो। वो अपने जो उसने, चल वो कोर कॉम्पिटेंस है, एक एप्पल है, रिसोर्सेज है उसके पास, ग्रेटर मार्केट शेयर है एंड प्रोडक्ट बेनिफिट है। तो कंपनी विल डेफिनेटली डिज़ायर टू यूज़, वो चाहेगी को यूज़ करे अपने कोर कॉम्पिटेंस को। तो वो ये चीज़ें कर सकती है। 4 स्टेप हैं, 1 2 3 4 स्टेप कर सकती है, 4 स्टेप कर सकती है, ठीक है। कौन सा है? पहला, आइडेंटिफाई कोर कॉम्पिटेंस इन बिजनेस। पहले तो आइडेंटिफाई करो, जैसे ऊपर से हमने आइडेंटिफाई करा, फिर इम्प्लीमेंट करो। 4 स्टेजेस थे, चलो 4 स्टेजेस बता दो क्या थे। 4 स्टेजेस में पहले हमने प्लान बनाया, फिर इसको कम्युनिकेट करा, फिर कम्युनिकेट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं आएगा, फिर कम्युनिकेट करने के बाद
टेस्ट योर सेल्फ, कम्युनिकेट करने के बाद डेवलप करा टैक्टिक्स टू इम्प्लीमेंट, फिर कंट्रोल टू अचीव द सक्सेस, टू मॉनिटर द सक्सेस, अचीव नहीं मॉनिटर करने के लिए, कंट्रोल डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कंट्रोल टू मॉनिटर द, फॉर्मुलेट करा स्ट्रैटेजी। सबसे पहले इसने आइडेंटिफाई करा, फिर इम्प्लीमेंट करा कोर कॉम्पिटेंस ऑफ वन बिजनेस सेगमेंट में इन अदर बिजनेस सेगमेंट, of one business segment in other business segment. Example, एक बैंक है जिसकी good distribution network can easily use this core competence to sell and launch insurance product also. अब use core competence is redesign value chain activity. अगर आपको यूज़ करना है यूज़ core competence टू, अगर यूज़ core competence करना है तो रीडिज़ाइन करो वैल्यू चेन एक्टिविटी। सॉफ्ट ड्रिंक मेकिंग कंपनी core competence सीक्रेट फॉर्मूला ऑफ कॉन्सेंट्रेट्स, it used this to make Tetra Pak, thereby it abolished use of refrigerators trucks to carry, reduce the wastage of filling, increase shelf life etc. और चौथा है use core component to create new value, design redesign value chain activity। सॉफ्ट ड्रिंक थर्ड स्टेप पे है, अगर आपको कोर कॉम्पिटेंसी को आपको क्या करना पड़ेगा, रीडिज़ाइन नहीं, यूज़ कोर कॉम्पिटेंसी टू, यूज़ करोगे कोर कॉम्पिटेंसी टू रीडिज़ाइन वैल्यू चेन एक्टिविटी। सॉफ्ट ड्रिंक मेकिंग कंपनी कोर कॉम्पिटेंस ऑफ सीक्रेट फॉर्म, उनका क्या है सीक्रेट फॉर्मूला है, इट यूज टू मेक टेट्रा पैक, देयर बाय इट एबॉलिश्ड यूज ऑफ रेफ्रिजरेटेड ट्रक टू कैरी, रिड्यूस वेस्टेज इन फिलिंग, इंक्रीज लॉन्गर, और use core competence to create new value chain। Example, FedEx, a courier company, transfer its expertise in delivery to conduct new business with LLB Bean। Okay, तो 4 टेस्ट हैं, 1 2 3 4, 3 टेस्ट करे हमने रिसोर्सेज के और मार्केट शेयर के, फिर एंड प्रोडक्ट बेनिफिट। वहाँ से हमने पता चला कोर कॉम्पिटेंस है, फिर हमने आइडेंटिफाई करा कि भैया ऐसे करेंगे, फिर इम्प्लीमेंट करा कोर कॉम्पिटेंस एक बिजनेस में अदर बिजनेस सेगमेंट में, फिर तीसरा हम कोर कॉम्पिटेंस यूज़ कोर कॉम्पिटेंस हमने न्यू वैल्यू चेन एनालिसिस, वैल्यू चेन रीडिज़ाइन करी वैल्यू चेन एक्टिविटीज़, और फिर यूज़ करा कोर कॉम्पिटेंस टू क्रिएट न्यू वैल्यू चेन एक्टिविटीज़। वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ कैसे, फेडेक्स हम डिलीवर करते हैं फेडेक्स से, और जो कोर कॉम्पिटेंस है कि उसने सीक्रेट फॉर्मूला जो था उसी के पास रहता है, और वो क्या करता है टेट्रा पैक बनाता है, देयर बाय एबॉलिश्ड, उसने रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स का ही यूज़ बंद हो गया, वेस्टेज ख़त्म हो गई, इंक्रीज शेल्फ लाइफ एक्सेट्रा। ओके, तो ये हमारे 2 हुए, पहला था इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर एनालिसिस, कोर कॉम्पिटेंस एनालिसिस। अब हम आते हैं सेगमेंटेशन एनालिसिस पे। ओके, सेगमेंटेशन एनालिसिस अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, आई हैव टू चेंज सब्जेक्ट। चलो ये क्वेश्चन करके फिर चेंज करते हैं ना, 8 क्वेश्चन होंगे। सेगमेंटेशन एनालिसिस, सेगमेंटेशन में देयर आर मैनी सेगमेंट इन इंडस्ट्री, बहुत सारे सेगमेंटेशन है। कौन से सेगमेंट में, बहुत सारे सेगमेंट है मार्केट में, मोटर इंडस्ट्री, सम ऑफ टायर सेगमेंट, ग्लास सेगमेंट, बैटरी सेगमेंट एक्सेट्रा। नॉट एट ऑल द फर्म्स इन इंडस्ट्री पार्टिसिपेट इन ऑल सेगमेंट। जरूर नहीं सारी जो कंपनीज है सारी इंडस्ट्री में ही पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे एक एग्जांपल मिलता, जो फ़ोन का कवर होता है उसमें आप कौन से ब्रांड का लोगे, उसका कोई ब्रांड नहीं है, तो समझे, ब्रांड तो किसी का ही बन सकता है। मोमो था, मोमो कौन सा वो था, तो वाओ मोमो बना दिया उन्होंने, वाओ मोमो, क्या है हर कोई बना रहा है मोमो, तो वाह मोमो से खाएंगे हम, समझे। इसमें नहीं है, हर इंडस्ट्री में हर कोई ब्रांड नहीं है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी गैदर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू डिसाइड
एज टू एग्जिट द सेगमेंट एंटर इनटू नेक्स्ट न्यू सेगमेंट। ये सारी स्ट्रैटेजीज आपको बताएंगी कि एक से एग्जिट करो, दूसरे में एंट्री करो। पहला, ऑल इंडस्ट्री सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री डिफरेंट प्रोडक्ट और बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करो सारे सेगमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट प्रोडक्ट है। मोटर जैसे कार का हो गया, ठीक है, टाटा है, इसमें टाटा है, और बहुत सारे हैं, मारुति सुजुकी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर जो भी है मेरे को नहीं पता। तो ये मैंने इंडस्ट्री ऑल सेगमेंट, आइडेंटिफाई ऑल सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारे सेगमेंट देख लिए मैंने। नाउ मेक सेगमेंटेशन मैट्रिक्स। एग्जांपल, आईटीसी कंपनी कैन मेक मैट्रिक बेस्ड ऑन प्रोडक्ट। सीक्रेट होटल्स मैट्रिक बना सकती है। तो अब क्या करो, मेक सेगमेंटेशन मैट्रिक्स एंड जियोग्राफिकल एरिया। अच्छा, जियोग्राफिकल एरिया रखो इधर और इंडस्ट्री इधर रखो, राइट, बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट एंड जियोग्राफिकल एरिया, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। तो इससे बना सकती है, मैट्रिक्स बनाओ। एनालाइज करो प्रॉफिट पोटेंशियल ईच सेगमेंट विद द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट। एनालाइज प्रॉफिट पोटेंशियल ऑफ ईच सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का प्रॉफिट पोटेंशियल एनालाइज करो अलॉन्ग विथ पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट। ओके, आइडेंटिफाई करो की सक्सेस फैक्टर फॉर ईच प्रॉफिट पोटेंशियल सेगमेंट। कि भैया जैसे कोई सेगमेंट प्रॉफिट कर रहा है तो भैया की सक्सेस फैक्टर क्या है, ऐसा क्या कर रहा है जिसको प्रॉफिट हो रहा है। इट में क्वालिटी क्या हो सकता है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट होता है, टाइमली डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, कुछ भी हो सकता है। चूज मल्टीपल सेगमेंट एज कम्पेयर टू सिंगल सेगमेंट। आप एक मत चूज़ करो, मल्टीपल चूज़ करो। मल्टीपल सेगमेंट हेल्प अ कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट इट्स कॉस्ट टू वेरियस सेगमेंट्स। ओह, तो डिस्ट्रीब्यूट करो तो क्या था, पहले आप आइडेंटिफाई करो ऑल सेगमेंट, फिर इस सारे सेगमेंट को क्या करो, मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बनाने के बाद प्रॉफिट पोटेंशियल एनालाइज करो, फिर आइडेंटिफाई करो उनका की सक्सेस फैक्टर क्यों हो रहा है उन्हें प्रॉफिट। चूज़ करो मल्टीपल सेगमेंट एज कम्पेयर टू सिंगल सेगमेंट। एक सेगमेंट मत चूज़ करो, मल्टीपल सेगमेंट चूज़ करो। एक और बार करते हैं, पहले आइडेंटिफाई, सारे सेगमेंट को क्या करो, आइडेंटिफाई करो, फिर एक मैट्रिक्स बनाओ। मैट्रिक्स बनाने के बाद प्रॉफिट एनालिसिस करो प्रॉफिट पोटेंशियल, फिर आप उसका की सक्सेस फैक्टर देखो। की सक्सेस फैक्टर देखने के बाद आप चूज़ करो मल्टीपल सेगमेंट एज कम्पेयर टू सिंगल सेगमेंट। तो यहाँ पे हमने शुरू किया था, ये थोड़े बड़े हैं, कोई नेक्स्ट क्लास में हम ये कंप्लीट कर देंगे, 2 ही पेज बचे हैं बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।